नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज चैप्टर वाइज मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा था उसी चैनल पर चलेगा, मेन चैनल पर जो आपका लाइव चैप्टर का सीक्वेंस चल रहा था। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है, पीवाई कोई मिक्स क्वेश्चन लगाया आज। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो वो लाइव चैप्टर का लेवल 1 चल रहा था वो आज देखो, चैनल अगर आ जाता है तो कल से फिर उसी पे सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होगा? दिए गए तापमान पर साउंड का स्पीड पूछा गया। क्या पूछा गया? दिए गए तापमान पर साउंड का स्पीड। हमने क्या बोला है? दिए गए तापमान पर साउंड का स्पीड पूछा। जल्दी से बताना सर, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, एक दो दिन में आपका प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो दिए गए तापमान पर साउंड का स्पीड। तो साउंड का स्पीड जो होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के विषय में बात करें तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है। उसके बाद आपका लिक्विड में, फिर आपका गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, फिर आपका गैस में। सॉलिड में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है, 6420 मीटर पर सेकंड का रफ्तार। 6420 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है एल्युमिनियम में। उसके बाद अगर बात करें हम लोग निकेल में, तो 6040 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है निकेल में। स्टील में बात करें हम लोग तो 5960 मीटर पर सेकंड होता है। 5960 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है स्टील में साउंड का। और आयरन में 5950 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। ये अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड अलग अलग होगा। तो दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होगी? एल्युमिनियम में होता है। साउंड का स्पीड जो होगा सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट नहीं किया, ये आपके एनसीईआरटी से मेंशन किया हुआ है। जो साउंड का स्पीड दिया है, एल्युमिनियम में 6420 मीटर, निकेल में 6040, ओके, स्टील में जो है 5960, आयरन में 5950। तो ये डाटा के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था पहले। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार चैनल को जो है, सॉरी क्लास को जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए सारे लोगों के पास। ओके, उसके बाद अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विड में होता है सी वाटर में, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। वाटर में बात करें तो डिस्टिल वाटर में 1498 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। आगे बढ़ता है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी से बताइएगा। हमने बोला है, यहाँ पे लिखा है आमीटर विद्युत धारा। आमीटर जो है ये विद्युत धारा को मेजर करता है। ऐप पर क्लास होगा, सारी क्लासेस होंगे, एप्लीकेशन की सारी क्लासेस होंगी। ओके, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। आमीटर जो है वो विद्युत धारा होगा। आमीटर क्या है? विद्युत धारा। ओम मीटर जो है प्रतिरोध मेजर करता है। ओम मीटर क्या मेजर करता है? ओम मीटर जो है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, प्रतिरोध। ओम मीटर जो है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, प्रतिरोध को मेजर करता है। कौन? ओम मीटर जो है ये प्रतिरोध को मेजर करता है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? वेवलेंथ सबसे कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम वेवलेंथ। चैनल कोशिश कर रहे हैं सर, आप लोग से ज्यादा प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो रहा है। आज देखिए, अगर आज आ जाए आज कल तक में, इसलिए मैंने अभी जो लेवल 1 लेवल 2 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहे थे वो क्वेश्चंस को नहीं करा के मैं अभी आज मिक्स क्वेश्चंस करा है क्योंकि उसमें लेक्चर जो है प्रॉपर्ली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डी नंबर, तो हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संदर्भ में हम लोग बात किए थे कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। इस प्रकार 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। उसमें जो है सबसे स्लो जो होता है रेडियो तरंग होता है और सबसे फास्ट जो होता है वो गामा तरंग होता है। तो 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो मीडियम टू ट्रैवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे प्रकाश है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ साउंड, साउंड के केस में अगर देखेंगे तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, वो एक यांत्रिक तरंग है, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। देयर इज मीडियम टू ट्रैवल साउंड वेव। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बट लाइट में ऐसा नहीं होते। और ऐसे जो है 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें सबसे स्लो अगर ट्रैवल करता है तो वो रेडियो करता है और सबसे फास्ट अगर ट्रैवल करता है वो गामा रेज जो है सबसे फास्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। वो सारे जो डिलीट हुए हैं ना वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, वो सारी क्लासेस आ जाएंगे। तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम गामा का होगा क्योंकि सबसे फास्ट। जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? देखो, जब से स्लो है तो वेवलेंथ ज्यादा बड़ा है और सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा? तो गामा का वेवलेंथ जो है सबसे छोटा होगा। ये आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान में होगा। ओके, मेन चैनल तुमको दिख रहा है यूट्यूब पर, जो मेन चैनल पे क्लास होगी सर। अब बताओ, यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, इसका आवर्तकाल ज्ञात करने बोला। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ज्ञात करना है। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं ना, पर सेकंड में 50 हर्ट्ज कंपन, तो ये जो है आपका 50 हर्ट्ज दिया है, इसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड पूछा, आवर्तकाल ज्ञात करना। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल टू 1/n होता है।
आपने पढ़ा होगा t इक्वल टू 1/n। जरा सोचिए t इक्वल टू 1/n, 1/n। तो t इक्वल टू 1/n के विषय में अगर हम बात करें तो t इक्वल टू जो होगा ये होता है 1/n। तो 1/n के संदर्भ में अगर देखा जाए, n क्या है हमारा आवृत्ति, तो 1/50, 50 से 1 में अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर। एक बच्चा ने बताया 0.2। अच्छा चलो 0.2 अगर कर दे, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये कभी होगा, ये तो 1/5 ही आ जाएगा भैया। अगर 0 पॉइंट ये हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। और जब इसको घटाएंगे तब 1/50 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपका अच्छी तरीके से आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत ही होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके, एक बार सभी लोग थोड़ा सा सेशन को जो है सपोर्ट कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा सर। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे के प्रश्न में हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन जरा ध्यान दें। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर होता है। गलत पूछा है, गलत स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है, सॉरी सत्य है। निकल में साउंड की स्पीड जो होता है 6240 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कौन सा सही है पूछा, सत्य। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाए गए हैं साउंड के स्पीड से। तो पहला तो एकदम बिल्कुल असत्य है स्टील में, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा, निकल में जो साउंड का स्पीड होता है 6040 मीटर होता है, 6240 नहीं होता है, 6040 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। ए और बी जो है दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ होगा ना तो ए और ना तो बी सही है, दोनों में से कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है, बोथ आर रॉन्ग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है ये जरा देखते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की दीवारों पर क्या लगाया जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की दीवारों पर क्या लगाया जाता है, तो फाइबर बोर्ड लगाया जाता है। फाइबर बोर्ड किस लिए लगाते हैं ये आपको पता होगा कि फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, प्रतिध्वनि को एब्सॉर्ब करने के लिए। सिनेमा घरों में, ऑडिटोरियम में, इन सब चीजों में क्या होता है, ये सिनेमा घर में आवाज ना गूंजे इसके लिए क्या करते हैं, फाइबर बोर्ड लगाते हैं। ये कृत्रिम लकड़ी होता है, ये किसी पेड़ में नहीं होता है, कृत्रिम तरीके से ये लकड़ी बनाया जाता है और इस फाइबर बोर्ड को जो है ऑडिटोरियम में लगाया जाता है ताकि साउंड को वो एब्सॉर्ब कर पाए, साउंड को क्या कर पाए, एब्सॉर्ब कर पाए। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है ये देखते हैं। यहाँ पूछा है एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और प्रावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, हमने क्या बोला है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, सवाल पर जरा ध्यान दें। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और प्रावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी, श्रोता और प्रावर्तक के बीच जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 17 मीटर। क्या है, 17 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। 17 मीटर इज राइट आंसर। 17 मीटर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह प्रतिध्वनि और श्रोता के बीच जो है 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे आप क्लैप करने के लिए आप कम से कम 17, ऐसा नहीं कि दीवार में चिपक गए हैं और प्रतिध्वनि सुन रहे हैं, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। वर्क से क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है। आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आया ए नंबर आया। कपिल अपने कंधे पर जो है 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है का तात्पर्य क्या है कि कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है कपिल। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। देयर इज नो वर्क। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वर्क मतलब W इक्वल टू FS cos थीटा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उठा रहा है तो वहां पे काम हुआ है, लेकिन लेकर खड़ा है सब कोई वस्तु को, तो देयर इज नो वर्क, वहां पे कोई काम नहीं होता। आप 10 kg का सामान लेकर दिन भर खड़ा रह जाइए, फिजिक्स उसको कोई काम नहीं मानता। बात समझ पा रहे हैं, फिजिक्स उसको कोई वर्क नहीं मानता। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। जब बल की दिशा में 10 मीटर और दूरी 10 मीटर की दूरी और 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु को स्थानांतरित होती है तो कार्य करने की मात्रा क्या होती है। कार्य करने की मात्रा पूछा, कार्य करने की मात्रा बताइए। सर पूरा वीडियो कैसे मिलेगा, अभी चैनल जैसे ही आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपको चैनल मिल जाएगा तो वैसे ही आपको सारे लेक्चर्स मिलने लगेंगे। चैनल आ जाए सब, बस कोशिश तो किया जा रहा है सब कुछ, तो इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं सब, आपकी क्लास ना रुके इसके लिए हम लोग क्लास तो ले ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूछा है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल की तहत एक वस्तु स्थानांतरित होते हैं तो कार्य की मात्रा क्या होती है, कार्य करने की मात्रा पूछा है। तो 10 न्यूटन का बल लगा है और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10 × 10 करेंगे तो 100 जूल यहाँ पर कार्य होगा। कितना होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, उपरोक्त यहाँ लिखा है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई बताइएगा।
सर ये बात तो हमको भी पता नहीं है कब तक मिलेगा, इतना आसान ही रहता तो कोई बात ही नहीं था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर। यहाँ लिखा अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। देखिए तो उत्तल लेंस दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। उत्तल लेंस ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है, इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है, राइट साइड, तो पॉजिटिव सिंबल है प्लस 2d। जब उत्तल लेंस के पावर को हम दिखाते हैं तो कहते हैं पावर जो है प्लस में होगा, काहे कि इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है, कहते हैं इसकी जो पावर है प्लस 2d है, राइट साइड। लेकिन अवतल लेंस के केस में देखेंगे इसका जो फोकल लेंथ होता है काल्पनिक तौर पर वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में किधर होता है? लेफ्ट। तो हम लोग माइनस ऋणात्मक सिंबल माइनस 2d, अगर माइनस 2d बोले तो समझिए अवतल लेंस का पावर बताया गया, प्लस 2d बोले तो उत्तल लेंस का पावर बताया गया। यहाँ पे ऋणात्मक जो है, नेगेटिव जो है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिफाइड है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होती है? मोलों की संख्या, कितने मोल? हमने सवाल क्या पूछा है, ध्यान से समझना। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिफाइड मास, कितने? 32 यूनिफाइड मास, 32 यूनिफाइड। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या कितनी होगी? कितने मोल? हमने पूछा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिफाइड है, सल्फर के 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या बताएं। 16 ग्राम मोलों की संख्या कितनी? तो देखो अब यहाँ सल्फर का परमाणु द्रव्यमान भी 32 होता है, सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। तो अब एक बात समझो, एक सल्फर में जो है 32 ग्राम है, एक मोल, तो आधे सल्फर का पूछा है, मतलब 16 ग्राम का पूछा है, तो 16 ग्राम में 0.5 मोल होंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पूछा निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? सबसे पहला सवाल है, रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ किसे जाता है? जिस तत्व से रेडिएशन बाहर निकलता है। रेडिएशन कहने का मतलब है अल्फा बीटा गामा किरण जो है उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ के न्यूक्लियस में खूब ज्यादा ऊर्जा होता है, ऊर्जा होता है इसलिए उससे रेडिएशन बाहर निकलता है, ऊर्जा होता है इसलिए उससे रेडिएशन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो हमने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एक जनरली ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 82, परमाणु संख्या 82 है सीसा का, 82 किसका है? सीसा का, प्लम्बम का। प्लम्बम के बाद जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। रेडिएशन, तो यहाँ पे आपका टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, टाइटेनियम। बाकी बात करें यूरेनियम की, बाकी बात करें थोरियम की, प्लूटोनियम की, इन सब के नाभिक में खूब ज्यादा ऊर्जा होता है और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये रेडिएशन मुक्त करता है और वो रेडिएशन काफी खतरनाक होता है। बात समझ रहे हैं? तो इन सब का इस्तेमाल परमाणु भट्टी में भी करते हैं क्योंकि खूब एनर्जी है, जिसमें एनर्जी ज्यादा रहता है वही रेडिएशन मुक्त करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी करने लगेगा, कैल्शियम भी करने लगा, कैल्शियम से नहीं हो सकता, उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन इसमें खूब भरपूर मात्रा में ऊर्जा होता है, यूरेनियम में, थोरियम में, प्लूटोनियम में। तो ये जो है एनर्जी को बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे के प्रश्न में चलते हैं। सवाल आपका क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? जीरो एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण के विषय में हम बात कर रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात किसका किया है? जीरो एक्सेलरेशन। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? शून्य त्वरण, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। जीरो एक्सेलरेशन का तात्पर्य क्या है? मैंने पूछा जीरो एक्सेलरेशन। थोड़ा सा सेशन को आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, बाकी जो भी एलपी की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी पता चल जाएगा। आज बहुत सारे बच्चे भी नहीं आए क्लास करने, तो एक बार आप लोग सभी लोग जितने लोग भी हैं एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे। आज हमने प्रश्न क्या पूछा है कि शून्य त्वरण का अर्थ है, जीरो एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है। तो वस्तु का वेग स्थिर होगा, वेग अगर कांस्टेंट है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं हुआ। अगर वेग कांस्टेंट है मतलब आप समझिएगा, अगर वस्तु का वेग जो है 50 मीटर पर सेकंड है और वो 50 मीटर पर सेकंड ही है हमेशा, देयर इज नो एक्सेलरेशन, वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। त्वरण बराबर क्या होता है? ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2। ये सब याद रखना होगा। वेग भी एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और त्वरण भी जो है एक सदिश राशि है, इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल। मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? पूछा है एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितनी होती है? उत्तल लेंस की फोकल लंबाई पूछा गया। क्या पूछा? उत्तल लेंस की फोकल लंबाई, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई डैश होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकल लंबाई होता है, उत्तल लेंस पूछा, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या इनफिनाइट। तो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई आप बताइए क्या होगा? अगर हम लोग उत्तल लेंस की फोकल लंबाई, हमने बताया था कि फोकल लेंथ उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, तो उत्तल लेंस दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, और उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो राइट साइड होगा। किधर होगा? राइट साइड। किधर होगा भैया? राइट साइड होगा। फोकल लेंथ जो होगा वो राइट साइड होगा, और अगर राइट साइड होगा इसका मतलब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस में क्या होता है? वो लेफ्ट साइड होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इधर कोई डाइवर्ज होकर फोकल लेंथ बनता नहीं है, तो हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा काल्पनिक तौर पर इधर दिखाते हैं लेफ्ट साइड, तो इसको नेगेटिव के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी लेंस के पावर में अगर प्लस 2d लिखा हो, अभी हम जस्ट बताए थे, तो वो उत्तल लेंस हो, माइनस किसी में लगा हो तो वो अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में
हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन पूछा हमने। क्या पूछा है, जब 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन त्वरण पूछा। त्वरण का मात्रक होगा न्यूटन, 20 न्यूटन का बल लगाया था 10 किलोग्राम, तो 10 गुना 20 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर। त्वरण का मात्रक जो था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 200 मीटर पर एफ इक्वल टू एम आपने पढ़ा होगा, ए बराबर हो गया एफ बटा एम, सॉरी फोर्स जो है आपका 20 न्यूटन का होगा और मास आपका कितना होगा, जस्ट 1 मिनट। फोर्स आपका देखिए एफ इक्वल टू एम, एक मिनट आप पहले देख लेंगे, एफ इक्वल टू एम होगा तो ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर जो है एफ एफ बटा एम हो जाएगा। तो फोर्स आपका कितने का लग रहा है, तो फोर्स जो है आपका 20 न्यूटन का लग रहा है, तो ऊपर 20 हो जाएगा और बटा में 10 आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी इज द राइट आंसर, डी आपका ठीक है। ठीक कैसा है समझ में आ रहा? हमें बल लगा, अगर बल पूछता तब आपका एफ इक्वल टू एम ए वर्क आपका फोर्स बराबर एम ए हो जाता, तब मास इनटू एक्सेलरेशन हम करते। एक्सेलरेशन तो दिया हुआ नहीं, यहाँ पे क्या है एफ इक्वल टू एम ए होता है, बल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा एम हो जाएगा। तो फोर्स आपका 20 न्यूटन का दिया है और मास आपका 10 दिया है, ये दोनों कट जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण जो है, त्वरण की बात करें, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। परिमाण और दिशा बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। थोड़ा समझ के बनाइएगा क्वेश्चन, ये एएलपी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? देखिए अभी मैंने चैप्टर वाइज जो क्लास आपका चल रहा था वो मैंने चैनल पर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इस पर टेम्पररी 1-2 दिन के लिए क्लास चल रहा है, जब तक चैनल आया नहीं है। चैनल आने के बाद जैसे आपका लाइव चैप्टर हम करा रहे थे वो उसी चैनल पर कराएंगे, क्योंकि लेक्चर सारे प्रॉपर हो, आपको पढ़ने में ठीक हो। तो जब तक इस चैनल पर क्लास चलेगा, जितने दिन भी, अभी 2-3 दिन अगर चलता है तो हम अभी मिक्स क्वेश्चन ही कराएंगे इस चैनल पर। ये भी कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल कीजिए। हमने पूछा मॉर्फोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीवों की आकृति और संरचनाओं का जो अध्ययन है, दिस इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है मॉर्फोलॉजी? आपने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी दैट इज कॉल्ड भू आकृति विज्ञान। और यहाँ सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जीव की आकृति, उसकी संरचना, उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको पता है? कीड़ों मकोड़ों का जो अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी आप देखेंगे, एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट। कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एक होता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम आप समझते हैं, हमारी निर्भरता एक दूसरे पर है। एंटोमोलॉजी आपको समझ में आ गया, कीट पतंगों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी समझ गया, जीव की आकृति, उसकी संरचना जो है मॉर्फोलॉजी होता है। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम लोग भू आकृति विज्ञान। इकोलॉजी आपको समझ में आएगा, जीव और पर्यावरण के बीच जो समन्वय है उसको हम लोग इकोलॉजी या इकोसिस्टम आप जानते ही होंगे। हमारी निर्भरता जो है ये आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज इकोसिस्टम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? मेटल और नॉन मेटल दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। चलिए बताइए, मेटल और नॉन मेटल दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे कई लोगों का आंसर डी नंबर, सी नंबर, 20 का सी नंबर आया है, बिस्मत। देखो ये भी एलपी का सवाल है। 7 उपधातु पाए जाते हैं, आपको पता होगा। उपधातु में धातु और धातु दोनों का नेचर होता है, आपको पता होगा। जो उपधातु होते हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर होता है। जो ट्रेन वाला जेंडर हो गया, महिला पुरुष दोनों जैसा लगेगा, आवाज पुरुष के जैसा, देखने में महिला जैसा, वही है उपधातु, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। तीसरा जेंडर समझ रहे, एक होता धातु, एक होता अधातु, ये उपधातु। उपधातु होता है क्या क्या, तो परमाणु संख्या 5, ये बोरॉन जो है ये उपधातु है, समझ रहे ना, बोरॉन को समझ रहे हो। आर्सेनिक भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है। इन सब में तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन बिस्मत के संबंध में बात करें, इसमें सिर्फ आपको मेटेलिक गुण पाया जाता है, बिस्मत में मेटेलिक नेचर पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का गुण जो नहीं पाया जाता, सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 7 उपधातु के नाम जरूर आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला उपधातु है वो होगा सिलिकॉन, आपको पता होगा। इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या होता है 14 इसका सिलिकॉन का, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के निर्माण में किया जाता है, अर्धचालक के निर्माण में किया जाता है। तो ये भी आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन होता है, इसमें 7 बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे क्या है, मेटलाइड है। इसको आप कहते हैं उपधातु, ये उसे बॉर्डर लाइन एलिमेंट भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को जो अलग करता है उसे हम लोग मेटलाइड कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेटोलाइट कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है और उपधातु में जो है दोनों की प्रकृति भी देखने को मिलता है, धातु का भी और अधातु का भी, दोनों का नेचर देखने को मिलता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इंसानी व्यवहार का या पॉइजन का या सॉइल इरोजन का या चट्टान का। हमने पूछा टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूचलन का, सॉइल इरोजन का और चट्टान का, रॉक का। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है सब, टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ पॉइजन, जहरों का जो अध्ययन होता है, किसका अध्ययन, जहरों का जो अध्ययन होता है ये हम लोग करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जहर का जो अध्ययन किया जाता है वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो है जहरों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ पॉइजन और इसके इफेक्ट के बारे में जो पढ़ा जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, जब एक मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बनता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, धातुक ऑक्साइड बनता है या धातुक हाइड्रोक्साइड बनता है, धातुक ऑक्साइड और धातु का हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, जल्दी से बताइए। तो हमने प्रश्न क्या पूछा है, जरा ध्यान से बात करेंगे आप लोग। हमने प्रश्न क्या पूछा है ये जरा आप ध्यान से बात करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो हमने पूछा है कि एक धातु, मान लो कैल्शियम एक धातु है,